गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री टॉक्स बाय नेहा मैम और माई सेल्फ नेहा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजवंश के बारे में जिन्होंने अपनी विजय का पताका जो है उत्तर से दक्षिण भारत तक फैलाया था। अगर हम प्राचीन राजवंशों की बात करें तो प्राचीन राजवंशों और मध्यकालीन राजवंशों की अगर हम बात करते हैं तो उसके दौरान बहुत सारे जो राजवंश है हमारे सामने आ जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है राष्ट्रकूट वंश के शासक, जिन्होंने अपनी विजय का पताका दूर दूर तक फैलाया। अब जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने शासनकाल के दौरान अपने राज्य को प्रफुल्लित किया और किस प्रकार से अलग अलग शासकों ने जो है अपने साम्राज्य के दौरान इस वंश में और चार चांद लगा दिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि राष्ट्रकूट वंश कौन थे और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की और साथ ही उनके शासनकाल के बारे में। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश जो है वह 8वीं शताब्दी में बादामी के चालुक्यों को हराकर जो है सत्ता में आए। 8वीं शताब्दी में जो राष्ट्रकूट वंश था यह 8वीं शताब्दी में बादामी के चालुक्यों को हराकर सत्ता में आए। ठीक है, कौन सत्ता में आए? राष्ट्रकूट। इस वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, जो कि इस वंश का संस्थापक था, जिसने कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की इसने की स्थापना। कौन से सन में की थी इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना? 752 ईस्वी में। 752 ईस्वी में जो दंती दुर्ग है इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और जो दंती दुर्ग है इसकी राजधानी थी मान्यखेट, यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी राजधानी क्या है? मान्यखेट। मान्यखेट राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। अब जो राष्ट्रकूट वंश है, ठीक है, जो दंती दुर्ग है, इसने अपने समय में जो अरब आक्रमण है उसे विफल किया। अरब आक्रमण दंती दुर्ग ने अपने समय में अरब आक्रमण को विफल किया। एक चालुक्य शासक जिसका नाम है विक्रमादित्य, चालुक्य शासक विक्रमादित्य, उसने इसे एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम क्या है? एक चालुक्य शासक जिसका नाम है विक्रमादित्य। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने जो है दंती दुर्ग को एक उपाधि दी और वह उपाधि क्या थी? पृथ्वी वल्लभ खंडवा। ठीक है, दंती दुर्ग को एक उपाधि दी थी, उसका नाम था पृथ्वी वल्लभ खंडवा। ठीक है, पृथ्वी वल्लभ खंडवा जो उपाधि है ये किसने दी है? चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने। ठीक है, उसके बाद जो है जो दंती दुर्ग है इसने उज्जैन पे भी अधिकार किया। जैसा हम जानते हैं कि इसने अरब आक्रमण को भी विफल किया था, तो इसने उज्जैन पर भी अधिकार किया। दंती दुर्ग ने उज्जैन पर भी अधिकार किया और इसने जो है एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ यज्ञ। ठीक है, इसने एक यज्ञ करवाया, यज्ञ
जिसका नाम था हिरण्य गर्भ दान यज्ञ। एक यज्ञ का नाम है हिरण्य गर्भदान यज्ञ, जो है किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। ठीक है, और इसके पश्चात जो है गद्दी पे बैठता है, और जो हिरण्य गर्भदान इसने यज्ञ करवाया था, तो उसमें जो है द्वारपाल कौन था? प्रतिहार, जो शासक प्रतिहार है, राजा प्रतिहार वंश के जो राजा आपने पढ़े हैं प्रतिहार, उसने क्या है? द्वारपाल का कार्य किया। ठीक है, अब जो दंती दुर्ग है इसके पश्चात जो है गद्दी पे बैठता है इसका चाचा, जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम इसका उत्तराधिकारी है। इसके बाद वो गद्दी पे बैठता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश जो है बादामी के चालुक्य को हराकर राष्ट्रकूट वंश जो है, ठीक है, सत्ता में आए। और जो राष्ट्रकूट वंश है इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट इनकी राजधानी थी। ठीक है, और जो दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की कितने सन में? 752 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। दंती दुर्ग जो है उसने अरब आक्रमण को विफल किया अपने समय के दौरान, और उसने उज्जैन पे भी अधिकार कर लिया। उसने अपने समय में एक यज्ञ किया जिसका नाम था हिरण्य गर्भदान यज्ञ। ठीक है, और जिसमें प्रतिहार, जो राजा प्रतिहार है, ठीक है, उसने द्वारपाल का काम किया था। ठीक है, जो दंती दुर्ग है, ठीक है, उससे एक चालुक्य शासक जिसका नाम है विक्रमादित्य, उसने दंती दुर्ग को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था पृथ्वी वल्लभ खंडवा लोक। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं इस वंश के दूसरे शासक के बारे में जिसका नाम है कृष्ण प्रथम, जो कि दंती दुर्ग के पश्चात जो है गद्दी पे बैठा था। दंती दुर्ग के पश्चात जो है कृष्ण प्रथम गद्दी पे बैठा। कृष्ण प्रथम जो है गद्दी पे बैठा दंती दुर्ग के पश्चात। अब जो कृष्ण प्रथम है ये कौन है? दंती दुर्ग का चाचा। ठीक है, इसने जो है एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अब जो कृष्ण प्रथम है इसने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसी के साथ ही जो है इसने राजाधिराज परमेश्वर, ठीक है, की उपाधि धारण की। कृष्ण प्रथम जो कि इस वंश का सेकंड शासक था, ठीक है, उसने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इसने राजाधिराज परमेश्वर की जो है उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात जो है ध्रुव इसका उत्तराधिकारी था। ध्रुव जो इसके पश्चात जो है गद्दी पे बैठा, यानी कृष्ण प्रथम का जो उत्तराधिकारी था, ठीक है, वह कौन था? ध्रुव। कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी। ठीक है, अब हम ध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण प्रथम के पश्चात जो राजा ध्रुव है वह गद्दी पे बैठा, उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। ध्रुव ऐसा पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार यह प्रथम ऐसा राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, यह राष्ट्रकूट वंश का ऐसा प्रथम शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने के पश्चात जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें भाग लिया, यानी कि अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, लड़ाई थी, उसमें इसने भाग लिया। ठीक है, और इसने जो है प्रतिहार
शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल पराजित किया। ठीक है। अब जो ध्रुव शासक है राष्ट्रकूट वंश का, इसने क्या किया, इसने प्रतिहार नरेश यानी कि जो प्रतिहार वंश के जो शासक हुए हैं उसमें जो शासक वत्सराज था उसे, और जो पाल शासक है, पाल वंश है, उसमें जो शासक धर्मपाल हुए उसमें इन दोनों को जो है किसने पराजित किया था, ध्रुव ने। ठीक है। और इसने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे कि धारावर्ष, कालीवल्लभ, श्री वल्लभ और निरुपम जैसी उपाधियां इसे धारण की। ठीक है। ध्रुव जो कि कृष्ण प्रथम के पश्चात गद्दी पे बैठा, इसने कनौज पे अधिकार किया और इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है। यह एक प्रतिहार वंश, जो प्रतिहार वंश का नरेश था, प्रतिहार वंश का जो राजा था जिसका नाम था वत्सराज, और पाल वंश का जो शासक था जिसका नाम था धर्मपाल, इन दोनों को किसने पराजित किया था, किसने हराया था, ध्रुव ने। ठीक है। इसने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे धारावर्ष, कालीवल्लभ, श्रीवल्लभ और निरूपण जैसी उपाधियां जो है ध्रुव ने जो है ये उपाधियां धारण की। आगे बात करते हैं, इस वंश का नेक्स्ट शासक है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय इस वंश का जो है अगला शासक है, जो कि ध्रुव का उत्तराधिकारी है। ध्रुव का उत्तराधिकारी इसने उत्तर में मालवा का क्षेत्र जीता। ठीक है। अब जो गोविंद तृतीय है, इसने ये क्या है, ये ध्रुव का उत्तराधिकारी है, यानी ध्रुव के पश्चात जो है गद्दी पे बैठा और इसने उत्तर में मालवा का क्षेत्र जीता और उपेंद्र नामक व्यक्ति को इसने राजा घोषित किया, नरेश। अब जो गोविंद तृतीय है, इसने उत्तर में मालवा का क्षेत्र जीता और इसने उपेंद्र नामक व्यक्ति को जो है नरेश घोषित किया, नरेश मीन्स राजा घोषित किया, और इसने प्रतिहार वंश के शासक जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड, ठीक है, उसे पराजित किया। ठीक है। इसने अपने समय में पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग वंश के जो संघ था उसे नष्ट कर दिया। ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट शासक के बारे में। गोविंद तृतीय के पश्चात इसका पुत्र अमोघ वर्ष गद्दी पे बैठा। अमोघ वर्ष जो कि इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, वह 814 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। ठीक है। 814 ईस्वी में जो अमोघ वर्ष है वह गद्दी पे बैठा और उसने, जब वह गद्दी पे बैठा तो उस समय उसकी एज 18 नहीं थी, यानी कि वो बालिग नहीं था, अल्पवयस्क था। ठीक है। तो इसीलिए उसे जब तक वह बालिग नहीं हो जाता तो गुजरात का एक गवर्नर था जिसका नाम था कर्क। गुजरात के गवर्नर
कर्क ने उसे संरक्षण दिया। ठीक है, अमोघ वर्ष जो कि 814 ईस्वी में जो है गद्दी पे बैठा था। ठीक है, और वह गोविंद तृतीय का पुत्र था। तो जब वह गद्दी पे बैठा तो उसकी एज 18 नहीं थी, यानी कि वह बालिग नहीं था। तो इसीलिए जब तक वह बालिग नहीं हो जाता उसका संरक्षण किसने किया था? गुजरात के गवर्नर कर्क ने। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमोघ वर्ष के समय में किसने उसे संरक्षण दिया था? तो आंसर क्या होगा? गुजरात के गवर्नर कर्क ने उसे संरक्षण दिया था जब तक वह बालिग नहीं हो जाता। इसके अलावा जो अमोघ वर्ष है वह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का अनुयायी। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी धर्म को मानता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अमोघ वर्ष है वह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। अमोघ वर्ष ने जो है 64 वर्षों तक राज्य किया, 64 वर्षों तक राज्य किया। उसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग, ठीक है, नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। कवि राजमार्ग नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी किसने? अमोघ वर्ष ने। अब जो अमोघ वर्ष है उसने एक चालुक्य शासक को भी पराजित किया था जिसका नाम था चालुक्य शासक को भी जो है इसने पराजित किया। ठीक है, अमोघ वर्ष ने एक चालुक्य शासक को भी जो है पराजित किया था और पराजित करने के पश्चात जो है उसने एक उपाधि धारण की। उस उपाधि का नाम क्या था? वीर नारायण। वीर नारायण उपाधि जो है उसने धारण की अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अमोघ वर्ष के समय में 3 विद्वान हुए थे, यानी कि अमोघ वर्ष के जो दरबार था उसमें 3 प्रमुख विद्वान थे। दरबार में 3 प्रमुख विद्वान मौजूद थे। जिनसेन, शाक्टायन और तीसरे थे महावीराचार्य। ये प्रमुख 3 विद्वान थे जो कि अमोघ वर्ष के समय में मौजूद थे, इनके राज्य दरबार में मौजूद थे और इन्होंने कई जो है ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जिनसेन ने लिखे थे आदि पुराण तथा हरिवंश। इसी प्रकार से जो शाक्टायन है इन्होंने अमोघ वर्ष लिखा, अमोघ वर्ष। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक जैसे कि हमने पढ़ा था दंती दुर्ग था जिसने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, दंती दुर्ग के पश्चात जो है उसका चाचा है, जो यानी कि जो दंती दुर्ग का चाचा था वह गद्दी पे बैठा जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। अब जो कृष्ण प्रथम है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उसने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और ठीक है उसने राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था? ध्रुव। ठीक है, यानी कृष्ण प्रथम के पश्चात जो है ध्रुव गद्दी पे बैठा जो इस वंश का नेक्स्ट शासक था। ध्रुव जो है उसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। यह राष्ट्रकूट वंश का ऐसा प्रथम शासक था जिसने की त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, इसने जो है प्रतिहार शासक वत्सराज को और पाल शासक जो है धर्मपाल को पराजित किया, हराया और इसने धारावर्ष, काली वल्लभ, श्री वल्लभ और निरूपण जैसी उपाधियां जो है धारण की थी। इसके पश्चात ध्रुव के पश्चात इसका उत्तराधिकारी कौन बना? गोविंद तृतीय।
ठीक है। ध्रुव के पश्चात जो है गोविंद तृतीय गद्दी पे बैठा, जिसने उत्तर में मालवा का क्षेत्र जीता और उपेंद्र नरेश घोषित किया। एक व्यक्ति जिसका नाम था उपेंद्र, उसे जो है नरेश घोषित किया, यानी कि राजा घोषित कर दिया। इसने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को भी जो है पराजित किया, जो कि प्रतिहार वंश का शासक था, प्रतिहार वंश का राजा था, जिसका नाम क्या था, नागभट्ट दूसरा, ठीक है, द्वितीय। तो उसे भी इसने पराजित किया था। इसने पल्लव, पांडे, केरल तथा गंग वंश के संघ को भी नष्ट किया था गोविंद तृतीय ने। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पल्लव, पांडे, केरल तथा गंग वंश के संघ को किसने नष्ट किया, तो आंसर क्या होगा, गोविंद तृतीय। उसके बाद है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो है 814 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था और इसने गुजरात के गवर्नर, मतलब जब ये गद्दी पे बैठा तो इसकी जो एज है वह कम थी, उम्र कम थी, ये बालिग नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए जब तक ये बालिग नहीं हो जाता, इसका संरक्षण किसने किया था, गुजरात के गवर्नर कर्क ने। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अमोघ वर्ष का जो संरक्षण था वह कौन था, गुजरात के गवर्नर कर्क, ठीक है। तो जैन धर्म का जो ये अनुयायी था, हर एक व्यक्ति किसी न किसी धर्म से रिलेटेड होता है और अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग वह अपने अपने जो है इष्ट देव की पूजा करता है। इसी प्रकार से जो अमोघ वर्ष है जैन धर्म का न्यायी था, जैन धर्म को मानता था। इसने 64 वर्षों तक राज्य किया, ठीक है, और इसने कन्नड़ भाषा में जो है कविराज मार्ग नामक जो है काव्य लिखा था, ठीक है। ये चालुक्य शासक, इसने जो है अपने समय में चालुक्य शासक जो है उसे पराजित किया और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था वीर नारायण, ठीक है। इसके दरबार में 3 प्रमुख विद्वान थे जिसका नाम था जिनसेन, शाक्टायन और महावीराचार्य। अब जो जिनसेन था उसने आदि पुराण और हरिवंश की रचना की थी, शाक्टायन ने जो है अमोघ वर्ष की रचना की थी, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। उसके पश्चात जो है इसने तुंगभद्रा नदी के जल में, तो इस शासक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो अमोघ वर्ष है इसने समय में ये जैन धर्म को मानता था, तो इसने जो है तुंगभद्रा नदी जो है उसके जल में समाधि ले ली और अपने जीवन का अंत कर दिया। इसने ऐसा क्यों किया, ये तो इतना अच्छा शासक था, इसने 64 वर्षों तक जो है राज्य किया था। इसके शासन काल में इतने सारे जो है विद्वान थे जिन्होंने अलग अलग काव्यों की जो है रचना की थी, ठीक है। उसके पश्चात भी जो है इस शासक ने जो है तुंगभद्रा नदी के जल में जल समाधि ले ली और अपने जीवन का अंत कर लिया। इसने ऐसा क्यों किया, ये क्या रहस्य था, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, इस रहस्य पर जो है पर्दा उठाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से और मुझसे जो है जुड़े रहिए ताकि हम इस बात को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो जो अमोघ वर्ष है उसने जो है तुंगभद्रा नदी के जल में जल समाधि ली थी, जिसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अमोघ वर्ष के पश्चात कृष्ण द्वितीय गद्दी पे बैठा, ठीक है। इसके गुरु थे गुणचंद्र जो कि एक जैन आचार्य थे, जैन आचार्य इसके गुरु थे, ठीक है। अब जो कृष्ण सेकंड है इसे चोल शासक प्रांतक एक राजा का नाम है जो कि चोल शासक है, जो कि चोल वंश का जो राजा है, चोल शासक प्रांतक ने इसे पराजित किया, ठीक है। और यह अमोघ वर्ष का जो है उत्तराधिकारी था। अमोघ वर्ष के बाद यह गद्दी पे बैठा। इसका जो आचार्य था, इसका जो गुरु था वह कौन था, जैन आचार्य गुणचंद्र, ठीक है। इससे ये भी बात मालूम होती है, यानी कि जो इसका जो अमोघ वर्ष है वह भी जैन धर्म को मानता था, ठीक है। और इसका गुरु भी जो है यानी कृष्ण द्वितीय जो है, इसका गुरु भी जो है एक जैन धर्म से बिलोंग करता है, तो यानी कि तो ये भी एक जैन धर्म को ही मानता है, ठीक है, जैनियों को मानता है। इसके गुरु का नाम है गुणचंद्र और जो है चोल शासक प्रांतक ने इसे जो है पराजित किया था। इसके पश्चात गद्दी पे बैठता है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय जो है कृष्ण सेकंड के बाद गद्दी पे बैठा। अब जो इंद्र तृतीय है इसने उत्तर का अभियान के दौरान एक प्रतिहार शासक जिसका नाम है महिपाल, प्रतिहार शासक जिसका नाम है महिपाल, इसने महिपाल को पराजित किया और कनौज पर अधिकार कर लिया, कनौज पर अधिकार
कर लिया। ठीक है, अब जो इंद्र तृतीय है इसने कनौज पे अधिकार किया और कनौज पे अधिकार इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके पश्चात इसके समय में ही एक अरब यात्री, अरब निवासी जो कि अरब का रहने वाला है, जिसका नाम है अल-मसूंदी, अल-मसूंदी भारत आया और उसने राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं उसकी तुलना विश्व के 4 शासकों से की है। अल-मसूंदी ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की और वह इतिहास में जो है 3 के बारे में जो है बात की गई है। तो मैं आपको बता देती हूँ इतिहास में किन शासकों के बारे में, 3 शासकों के बारे में बताया गया है। यानी उसने जो है अल-मसूंदी ने तो 4 जो है शासकों की तुलना की है, विश्व के जो 4 शासक हैं उनकी तुलना की है उन्होंने, अल-मसूंदी ने इन जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं उनके साथ। ठीक है, लेकिन जो इतिहास है उसमें किसी 3 के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि कुस्तुनतुनिया के शासक, कुस्तुनतुनिया के शासक, चीन, और तीसरा है बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया के शासक, चीन और बगदाद के जो खलीफा हैं इनकी जो तुलना है अल-मसूंदी ने जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों से की है। इसके पश्चात जो इंद्र तृतीय है, जब वह उसने कनौज पे अधिकार किया तो उसके पश्चात वह, अब जो इंद्र तृतीय है उसने कनौज पर अधिकार करने के पश्चात वह दोबारा अपने जो है स्वदेश लौट गया, अपने देश लौट गया। और इसके बाद जो महिपाल है, महिपाल उसने दोबारा से जो है कनौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कनौज पर अधिकार करने के पश्चात जो इंद्र तृतीय है, इंद्र तृतीय वह अपने स्वदेश लौट गया, यानी कि अपने देश लौट गया। ठीक है, और जो महिपाल शासक है, महिपाल शासक जो कि प्रतिहार वंश का जो राजा है महिपाल, महिपाल उसने जो है, महिपाल ने दोबारा से कनौज पे अधिकार कर लिया, दोबारा कनौज पर अधिकार कर लिया। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अमोघ वर्ष के पश्चात जो है कृष्ण सेकंड गद्दी पे बैठा। उसने, उसका गुरु था एक जैन आचार्य जिसका नाम था गुणचंद्र, वह कृष्ण सेकंड का गुरु था। और उसने उसे एक चोल शासक जिसका नाम था प्रांतक, प्रांतक ने जो है कृष्ण सेकंड को पराजित कर दिया, हरा दिया। कृष्ण सेकंड के बाद जो है गद्दी पे बैठा इंद्र तृतीय। ठीक है, अब जो इंद्र तृतीय है इसने जब उत्तर का अभियान किया, उत्तर का अभियान, तो उत्तर के अभियान के दौरान जो है इसने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया और कनौज पे इसने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके समय में ही एक अरब निवासी जिसका नाम था अल-मसूंदी, ठीक है, वह भारत आया था और अल-मसूंदी ने जो है राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है उनकी तुलना की है विश्व के 4 शासकों से। ठीक है, इतिहास में जो है 3 के नाम दर्शाए गए हैं, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। पहला नाम है कुस्तुनतुनिया के शासक, सेकंड है चीन और थर्ड है बगदाद के खलीफा। ठीक है, उसके बाद है, जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अल-मसूंदी जो है किसके समय में भारत आया था, तो आपको पता होना चाहिए इंद्र तृतीय के समय में। या एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अल-मसूंदी ने
ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं उनकी तुलना जो है किन शासकों से की है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस जो है वंश के शासकों की जो तुलना है अलमसुंदी ने अपने विवरणों में की है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, अब कनौज पर अधिकार करने के बाद जो इंद्र तृतीय है उसने क्या किया, वह अपने स्वदेश लौट गया, अपने देश में वापस लौट गया। और उसके अपने देश में जाने के पश्चात ही जो महिपाल है उसने दोबारा से कनौज पे अधिकार कर लिया। इसके पश्चात गद्दी पे बैठा इस वंश का अंतिम शासक जिसका नाम है कृष्ण तृतीय, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रकूट वंश का जो है नेक्स्ट शासक यानी कि अंतिम शासक है कृष्ण तृतीय, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक जिसने 937 से 963 ईस्वी तक राज्य किया। यह इस वंश का अंतिम शासक था जिसका शासनकाल 937 से 963 ईस्वी है। इसका जब सिंहासनारोहण हुआ यानी कि जब इसे सिंहासन पर बिठाया गया तो इसके पश्चात जो है इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था अकाल वर्ष। सिंहासनारोहण के समय इसने जो है उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम था अकाल वर्ष। इसने अपने समय में जो है उत्तर का अभियान किया, उत्तर का अभियान भी किया। इसने सभी पड़ोसी राज्यों को पराजित किया, पड़ोसी राज्यों को पराजित किया। इसने कांची और तंजौर पर धावा किया। कांची, जब इसने कांची पर अधिकार किया तो उसके दौरान इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था कांचीपुरम। और जब इसने तंजौर पे अधिकार किया, तंजौर पर अधिकार किया तो इसने एक और उपाधि धारण की जिसका नाम था तंजायमकोंड नामक उपाधियां जो है इन्हें धारण की। ठीक है, अब जो कृष्ण तृतीय है इसने पड़ोसी राज्यों को पराजित किया और इसके दौरान इसने जो है दक्षिण में भी धावा बोला। दक्षिण में इसने रामेश्वरम, दक्षिण में रामेश्वरम पर धावा किया और दक्षिण में इसने रामेश्वरम पर धावा किया और इसके बाद वहां पर इसने जो है विजय स्तंभ तथा देवालय की स्थापना की। इसके दरबार में एक कन्नड़ कवि जिसका नाम था पोन्न रहते थे, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शांति पुराण नामक जो है रचना इन्होंने लिखी। अब जो कृष्ण तृतीय है इसकी मृत्यु के पश्चात जो राष्ट्रकूट वंश का जो क्षेत्र है, राष्ट्रकूट वंश का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस पर जो पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है,
यानी कि जो कृष्ण तृतीय है उसने पड़ोसी राज्यों को पराजित किया था। लेकिन जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है कृष्ण तृतीय, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात जो इसके पड़ोसी राज्य हैं उन्होंने राष्ट्रकूट वंश के क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, और अधिकार कर लिया और इस प्रकार से राष्ट्रकूट वंश जो है समाप्त हो गया। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है कृष्ण तृतीय, जिसका शासनकाल है 937 से 963। ठीक है, इसने इसका जब सिंहासनारोहण हुआ, जब इसे गद्दी पे बिठाया गया तो इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था अकाल वर्ष। इसने उत्तर का अभियान भी किया और इसने अपने समय में जो पड़ोसी राज्य थे उसे भी पराजित किया था, जिन्होंने बाद में इसकी मृत्यु के पश्चात जो है पूर्ण राष्ट्रकूट वंश का जो इलाका था, क्षेत्र था, आपस में बांट लिया और उन पे अधिकार कर लिया। ठीक है, जब इसने कृष्ण तृतीय ने कांची पे अधिकार किया तो इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था कांचीपुरम, और जिसने जब तंजौर पे आक्रमण किया तो इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था तंजयम कोण। ठीक है, इसने दक्षिण में रामेश्वर पर धावा बोला और इसके दौरान इसने विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। दक्षिण में कन्नड़ कवि पोन, इसके राज्य दरबार में एक कन्नड़ कवि पोन रहते थे। पोन क्या है, उस कवि का नाम है जो कि कन्नड़ भाषा के कवि हैं। ठीक है, उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था शांति पुराण। और जब कृष्ण तृतीय की मृत्यु होती है तो इसके पश्चात जो है राष्ट्रकूट वंश का जो क्षेत्र था, राष्ट्रकूट वंश का जो राज्य था जहां तक फैला हुआ था, उस पर जो है पड़ोसी राज्यों जो हैं, पड़ोसी राज्यों ने अधिकार कर लिया। पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार से राष्ट्रकूट वंश जो है समाप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी प्रकार से अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।